हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और इस वीडियो के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, आपकी जो सेकेंड यूनिट है क्लास 12 की सॉल्यूशन वो चल रहा है और उसके अंदर हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्लेन किया था एंड सेकेंड जो आपका लेक्चर था उसके अंदर मैंने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड को एक्सप्लेन किया था। तो जो थर्ड लेक्चर है हमारा, इसके अंदर हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं लिक्विड्स के अंदर। ठीक है, तो बच्चों जब आप गैसेस को लिक्विड के अंदर सॉल्युबल करोगे तो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको पता है जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब वो फ्रीली मूव करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन उनको आपको लिक्विड के अंदर सॉल्युबल करना है तो आपके पास जो कंटेनर है वो क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, ये उसमें हमें क्या देना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इनके फैक्टर अफेक्टिंग की तो वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, एग्जाम में आता भी है तो अच्छे से समझना भी है। तो इनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी कि गैसेस को जब लिक्विड के अंदर आप सॉल्यूबल करोगे तो कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है नेचर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट। हम ये मान सकते हैं गैसेस क्या है, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है हमारा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर हमें देखना है। तो जब भी नेचर की बात आती है, मैंने आपको क्या बताया है, लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, और ये आपको माइंड में रखना है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब जो पोलर गैसेस होंगी वो पोलर सॉल्वेंट या पोलर लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल होगी। और सबसे ज्यादा पोलर हम किसकी बात करते हैं, वाटर। मेनली हम वाटर के अंदर ही सारी चीजें सॉल्यूबल करके देखते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे कि N2 है, O2 है, H2 है, ये क्या है आपके पास, ये जितनी भी गैसेस है सारी की सारी कैसी है, नॉन पोलर गैसेस है ना, ये नॉन पोलर गैसेस है। इसका मतलब ये नॉन पोलर गैसेस जो है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल बहुत ही मिनिमम अमाउंट में होती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है लेकिन बहुत ही मिनिमम अमाउंट में है। जितनी, अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो एक्वेटिक एनिमल को जितनी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की वो वाटर से उनको मिल जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नॉन पोलर है तो वाटर में तो क्या होगी, लेस सॉल्यूबल। बट अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें जैसे कि अल्कोहल है, ईथर है, इनमें क्या होती है, ज्यादा सॉल्यूबल होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जैसे अगर हम बात करें NH3 है, HCl है, ये क्या है, पोलर गैसेस है ना। HCl लिक्विड के अंदर होता है हम ये कहते हैं, लेकिन गैसेस फॉर्म के अंदर भी होता है। तो ये क्या है, ये भी लिक्विड के अंदर भी होता है और गैसियस फॉर्म के अंदर भी होता है। अगर आप इनकी बॉटल को ओपन छोड़ देते हो तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो पोलर गैसेस होती है ये, और पोलर गैसेस किसके अंदर सॉल्यूबल होंगी, वाटर के अंदर सॉल्यूबल होती है। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है हमारा, पोलर है। क्लियर। तो इस नेचर के अंदर तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो गैसेस होंगी वो किसमें सॉल्यूबल होती है, अल्कोहल के अंदर ज्यादा सॉल्यूबल, वाटर में कम होगी। और ये वाली जो गैसेस होंगी वो पोलर है इसीलिए वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्यूबल होती है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। अब हमें देखना है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड बच्चों आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें क्या होता है वो देखना है। ठीक है, अब देखो, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है इन गैसेस की। सारे गैसेस के नहीं, कुछ ऐसे गैसेस होती हैं जो एक्सेप्शनल केस या एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती है, जिनमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा नहीं, हल्की से ज्यादा। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है, हल्की सी होती है, स्प्रैंगली आप बोल सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी गैसेस होंगी जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती, तो मोस्टली सारी हैं, लेकिन उनमें से कुछ कौन सी है जिनकी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है थोड़ी सी, वो होती है एक तो इनर्ट गैसेस और एक हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो रीजन आपको समझना है, मैं 2 रीजन बताने वाली हूँ। देखो बच्चों, जब आप गैस को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हो, तो डिसॉल्व करते ही हमारे पास क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप डिसॉल्व करते हो सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट के अंदर, तो हीट जनरेट होती है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो कौन सी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू जो है क्या आती है, नेगेटिव के अंदर। ठीक है, आप देखो ली चैटर्लियर प्रिंसिपल क्या कहता है, हमने पढ़ा हुआ है ली चैटर्लियर प्रिंसिपल को, अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब आपको पता है कि इधर और इधर कंसंट्रेशन की टर्म क्या है, इक्वल है, या फिर किसी भी डायरेक्शन में प्रोसेस नहीं हो रही, सैचुरेशन आ गया, या हम ये कह सकते हैं रेट डिसॉल्व होने की जो प्रोसेस थी वो, और इसको वापस इसमें कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है, उसको मतलब वो रेट क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है अगर हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करें। हमने टेम्परेचर की कंडीशन अप्लाई की है। ठीक है, आप देखो गैसेस जब सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती है तो इसकी हीट रिलीज हो रही है, इसको एनर्जी नहीं चाहिए, ये तो खुद से ही एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ये अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है सोल्यूबल होने के लिए। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, जो कि इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो एनर्जी या टेम्परेचर देने की वजह से जो ये इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इसको एनर्जी नहीं चाहिए, ये एनर्जी खुद की तो कम ही कर रहा है, देखो हीट रिलीज कर रहा है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब क्या, देखो पीछे की साइड आ रहा है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन था उसमें से गैस वापस से अलग होने लग रही है। ठीक है, इसका मतलब गैस सॉल्युबल नहीं हो रही है, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट टर्म आप ये बताओगे। ठीक है, समझ आ गया। अब सेकंड देखना, आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हो सेकंड टर्म के बेस पे भी। आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है। ठीक है, अब देखो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव में कब होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है गैस को सॉल्यूबल करने के लिए लिक्विड के अंदर या सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, डेल्टा जी नेगेटिव के अंदर, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो। ठीक है, अगर आपका सॉल्यूशन बन गया तो, अगर नहीं बना तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव के अंदर होता है। तो ये नेगेटिव में कब आएगा वो किस पर डिपेंड करता है, एक तो आपके पास डेल्टा एच आ गया और एक आपके पास डेल्टा एस आ गया। ठीक है, अब एक एंथैल्पी की टर्म है, एक एंट्रोपी की टर्म है। तो एंट्रोपी क्या होती है, रेंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस ऑफ द गैसेस पार्टिकल। अब हमें इतना पता है कि जो गैसेस होती है वो फ्रीली क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, और ये आपके पास है लिक्विड, अभी फ्रीली मूव कर रही है। बट अगर आप इसको इसके अंदर सॉल्यूबल करोगे तो गैसेस पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे, रेंडमनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और रेंडमनेस डिक्रीज होने का मतलब डेल्टा जो एस है वो किस में आएगा, नेगेटिव के अंदर। एंट्रोपी चेंज किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और बच्चों ये नेगेटिव की टर्म है और यहाँ भी नेगेटिव है, दैट मीन्स ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब क्या बचा, ओनली एंथैल्पी चेंज।
जब डेल्टा जी को नेगेटिव टर्म चाहिए तो वो किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा एच पर। क्यों? क्योंकि ये जो टी डेल्टा एस वाली टर्म है वो किस में आ गई है, पॉजिटिव के अंदर आ गई है। वो कैसे आई वो मैंने अभी बता दी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव टर्म आ गई, ठीक है। और डेल्टा एच नेगेटिव कब होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। अभी अभी हमने देखा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसके लिए डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। डेल्टा एच नेगेटिव आते ही ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, मतलब गैसेस जो है वो सॉल्यूबल हो जाएंगी लिक्विड के अंदर और सॉल्यूशन उसका बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो बच्चों, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो प्लस की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, नेगेटिव की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं, अगर इस वाले पॉइंट को उठाएं और इसकी एप्लीकेशंस देखें, ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या होगी, बहुत सिंपल है। हम सिर्फ बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगर विंटर और आपके पास समर सीजन जो आता है उसकी बात करते हैं हम, दो सीजन है, विंटर और समर। विंटर में क्या होता है हमें पता है, विंटर के अंदर टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और समर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब टेम्परेचर ज्यादा किस में है, समर के अंदर, और विंटर के अंदर कम है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनकी रेस्पिरेशन जो रेट होती है, या फिर हम ये कहें उनके जो सांस लेने की या जिंदा रहने की जो पॉसिबिलिटी होती है ज्यादा, वो किस में होती है, विंटर के अंदर होती है, और समर में क्या होती है, कम होती है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, आप एक्वेटिक एनिमल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की, H2O की, और वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, जो कि रेस्पिरेशन के लिए पॉसिबल है ना, या रेस्पॉन्सिबल गैस होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे हम वाटर के अंदर, क्लियर। तो हमने अभी अभी यहाँ पर ये वाली टर्म पढ़ी है ना, अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो जाती है, कम, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी रेट होती है एक्वेटिक एनिमल की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं ना वो सी के अंदर बिल्कुल बॉटम में चले जाते हैं, बॉटम में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, इसीलिए बिल्कुल बॉटम में चले जाते हैं। लेकिन विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है इसकी, ऑक्सीजन की वाटर के अंदर, तो इजीली रेस्पिरेशन कर पाएंगे। तो रेस्पिरेटरी रेट जो होती है एक्वेटिक एनिमल की वो विंटर में ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और वो ऊपर की साइड सी में जो अपर लेयर, अपर सरफेस होता है ना, वो वहां पर आराम से क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको कभी भी समर में एक्वेटिक एनिमल ऊपर दिखाई नहीं देंगे, समुद्र में हमेशा क्या होते हैं, नीचे ही होते हैं वो। लेकिन विंटर में आपको ऊपर दिख जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर वहां पर कम है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, तो इसीलिए वो इजीली रेस्पिरेशन कर पाते हैं और क्या होगा, इजीली सरवाइव कर पाएंगे वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये इसके बिहाफ पर एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या है इफेक्ट प्रेशर का, वो हमें समझना है। तो देखो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर, ठीक है, और उसमें हमने दो फेज बना दी, ये फेज फर्स्ट है, ये सेकंड है। इस फेज फर्स्ट के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, या हमारा सॉल्वेंट है हम ये कह सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, गैसेस पार्टिकल जो कि रैंडमली मूव कर रही है।
अभी हमने कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अब इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या सेकंड हम स्टेज देखेंगे, तो जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया होगा क्या, देखो ये तो हमारी लिक्विड की फेज थी, यानी कि हमारा सॉल्वेंट था, और जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया यहाँ पर जो गैसेस पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, या फिर नीचे की साइड बॉटम में जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, प्रेशर, यानी कि प्रेशर कैसे देंगे, यहाँ पर कोई भी वेट रख देंगे हम। सपोज हमने 2 वेट रख दिए, W1 W2, हमने यहाँ कोई वेट नहीं रखा हो, एक भी वेट नहीं रखा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपने यहाँ और यहाँ अच्छे से देखना है, गैस लिक्विड में सॉल्यूबल कैसे होगी। ये लिक्विड है और लिक्विड का ये क्या है, सरफेस है, और इस सरफेस पर गैसेस पार्टिकल्स जो अटैच्ड होंगे ओनली वही सॉल्यूबल होंगे। तो यहाँ पर तो गैसेस पार्टिकल बहुत कम है, लेकिन जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया गैसेस पार्टिकल्स की सरफेस पर, कौन सा सरफेस, सॉल्वेंट का या लिक्विड का, उस पर अमाउंट या फिर ये कहेगी बढ़ गई है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं गैसेस के, इसका मतलब वो क्या हो रहे हैं, सॉल्यूबल हो रहे हैं। तो हम जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे ये मॉलिक्यूल सारे सरफेस पर आने लग जाते हैं और लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल होने लग जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हेनरी ने क्या देखा, तो हेनरी ने ये कहा कि जब गैसेस पार्टिकल इस सरफेस पर क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर इस सरफेस पर जैसे ही आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सॉल्यूबल हो रहे हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ी, प्रेशर अप्लाई किया हमने तब बढ़ी ना। तो इसका मतलब ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, इनका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होता है खुद का, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और वो पार्शियल जो प्रेशर है वो जब अप्लाई होता है लिक्विड के सरफेस पर तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये हेनरी ने एक्सप्लेन किया था। तो अब जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके हम ये बोल सकते हैं, इन मॉलिक्यूल में कौन कौन सी टर्म आएंगी वो भी देखना हमें। देखो जैसे ही गैसेस पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हुए तो हमारे पास जो सॉल्वेंट था ये अब सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, और इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ आ गया, गैसेस पार्टिकल जैसे सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल हुए कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, किसकी, सॉल्यूशन की। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी होती है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मोलरिटी है, मोलिलिटी है ना, पढ़ा था ना। ये मोलरिटी होती है, ये मोलिलिटी होती है, मोल फ्रैक्शन होता है, नॉर्मलिटी होती है, परसेंटेज स्ट्रेंथ भी होती है, ठीक है। अब जब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो टेम्परेचर की टर्म है उसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो यहाँ आपको जो टर्म यूज में लेनी है वो क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनमें से तो मोस्टली हम किसकी बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो हम यहाँ पर टर्म लेकर चलेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में हम किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। तो गैसेस पार्टिकल के लिए अगर हम सबसे अच्छी टर्म की बात करें तो वो क्या होती है, मोल फ्रैक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं सरफेस पर वही तो सॉल्यूबल होते जा रहे हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं हम। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो
टर्म है सबसे बेस्ट वो क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें सारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। क्लियर है? बाकियों में मोल्स होते हैं सॉल्यूट के, बट वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है, हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम नहीं चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम का हमारे पास यहाँ कोई लेना देना नहीं है। और अगर वॉल्यूम हुई तो वहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म आ जाती है, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ मोल फ्रैक्शन की। तो अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात हो रही है तो इसका मतलब गैस के नंबर ऑफ मोल्स की भी बात हो रही है या मोल फ्रैक्शन की भी बात हो रही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन किसका, गैस का। क्लियर? अब ये टर्म हटानी है, मतलब ये वाला प्रोपोर्शनल साइन हटाना है। जैसे ही हटाओगे तो प्रेशर इक्वल टू यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा KH एंड X। ये KH क्या है, H मतलब हेनरी और K मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पर ये होता है हेनरी कांस्टेंट। KH इज द हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ये क्लियर, ये था हेनरी का लो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, और नोट्स बच्चों ये बात है कि नोट्स तो आप खुद भी बनाओगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं मैम नोट्स भी भेज दो, नोट्स भी भेज दो। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया और उसके बेसिस पर अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, वो आप कभी भूलोगे नहीं। अगर नोट्स प्रोवाइड करा दिए तो वो ये रटने वाली बात हो जाती है फिर। तो यहाँ पर हम एक और टर्म देखने वाले हैं, वो क्या, हेनरी ने ये कॉन्सेप्ट तो बताया ही बताया, इसके साथ एक और चीज बताई। क्या? देखो बच्चों, यहाँ पर गैसेस पार्टिकल है, राइट, और इन गैसेस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास भी होता है ना। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पर ज्यादा आ गए लिक्विड के और वो सॉल्यूबल हो गए। इसका मतलब इन गैसेस का जो मास है वो क्या हो गया, सॉल्यूबल हो गया। तो यहाँ पर आप मोल फ्रैक्शन की जगह क्या लिख सकते हो, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, पर यूनिट ये भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर x की जगह आप या मोल फ्रैक्शन की जगह आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हम दो डेफिनेशन दे सकते हैं, वो क्या है, प्रेशर जो होगा या फिर हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये बोल सकते हो, या फिर आप सॉल्युबिलिटी की जगह क्या लिख सकते हो, मास। ये दो डेफिनेशन आ जाएंगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पर x की जगह और क्या लिख सकते हो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, और वापस से ये हटाओगे तो प्रेशर इज इक्वल टू KH एन, ये भी आ जाएगा, मास है ये। क्लियर? अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम ग्राफ बनाने वाले हैं। ग्राफ क्या होगा वो देखना है, और उसमें फिर हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पहले ग्राफ देख लो, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर है प्रेशर, यहाँ है KH और X। जब आप इस इक्वेशन को किसी के साथ कंपेयर करते हो तो हम एक इक्वेशन लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यही मान के चलते हो ना। तो अभी तो प्लस सी कुछ है ही नहीं आगे, mx इसकी जैसी दिख रही है। ये इस y का मतलब है y एक्सिस और इस x का मतलब है x एक्सिस, और यहाँ पर क्या है, m मतलब होता है स्लोप। ठीक है, 11th में मैंने बताया हुआ है आपको कैसे करना होता है। तो हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या किया, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। y एक्सिस पर क्या लेना है, प्रेशर, दैट मीन्स प्रेशर आपको यहाँ लेना है। x एक्सिस पर हमें क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन, या फिर हमने क्या ले ली, सॉल्युबिलिटी, एक ही तो बात है। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप क्या आएगा, KH। ठीक है, इसका मतलब हमने जब प्रेशर इंक्रीज किया था तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही थी,
तो हमारे पास ये वाला ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, और ये ही क्या है, स्लोप है, और ये जो स्लोप है वो क्या है, के एच है। क्लियर है, हो गया यहाँ से। अब देखो बच्चों, अब हम रिलेशंस और निकालते हैं। यहाँ आपको ग्राफ ध्यान रखना है। अब वो रिलेशंस कैसे निकालेंगे, किस किस के बीच में निकालेंगे, वो भी देखना है। अब सपोज करो आपने क्या किया, प्रेशर को कर दिया है कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर बस एक बार आपने अप्लाई किया, कंटिन्यूअसली आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो, आपने क्या कर दिया, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर कर दिया। तो क्या होगा, ये टर्म देखनी है, कांस्टेंट प्रेशर हो गया के एच इंटू एक्स। तो अब देखो बच्चों, अगर हम के एच को इधर ले आते हैं तो क्या आएगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय के एच इज इक्वल टू एक्स, है ना, यही आ गया। एंड अगर हम ये कांस्टेंट या फिर हम ये कहते हैं ना इक्वल का साइन और प्रोपोर्शनल का साइन लेकर चलते हैं, तो क्या आ जाएगा, जो मोल फ्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, के एच की, हेनरी कांस्टेंट की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो ये जो के एच है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि आप नंबर ऑफ मोल्स जब इंक्रीज करोगे गैसेस पार्टिकल के, तो वहां पर जो के एच है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक रिलेशन ये निकाला, इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर और हेनरी कांस्टेंट में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से चलो वो देख लेते हैं अभी हम। तो बच्चों इसमें रिलेशन देखो बहुत ही इजी है, वो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर ही चलेंगे तभी आपको आएगा। इस x का मतलब मोल फ्रैक्शन और क्या था, सॉल्युबिलिटी था। इसका मतलब क्या है, अगर आप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए हेनरी कांस्टेंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, या डिक्रीज होगा। देखो रिलेशन, सॉल्युबिलिटी जब इंक्रीज करोगे तो जो हेनरी कांस्टेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन हमें पता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। और अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी इस कॉन्सेप्ट में तो केएच क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हेनरी कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो हेनरी कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, और हेनरी कांस्टेंट बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर देख लो ना, अगर ये बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपके। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में इतनी ही टर्म्स थी, लेकिन बच्चों इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स में हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल अगर आपने देखी है, ओपन करते हो, ओपन करते ही एक वॉइस निकलती है, इसका मतलब वो गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। लिक्विड के अंदर गैस कब तक सॉल्यूबल थी, जब हमने वो बोतल का ढक्कन बंद रखा था, इसका मतलब हमने वहां पर प्रेशर दे रखा है, प्रेशर की कंडीशन वहां पर है, तो गैसेस जो है CO2 जो होती है वहां पर उस लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल होती है, ठीक है। लेकिन आपने जैसे ही ढक्कन खोला, इसका मतलब यहाँ से ये प्रेशर हटाया, तो क्या हो गया, जो गैसेस थी वो फ्रीली मूव करेगी, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, लिक्विड से रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई कोल्ड ड्रिंक्स की। सेकंड देखो, सेकंड आती है बच्चों स्कूबा डाइवर्स की, यानी कि जो समुद्र में तैराक होते हैं ना, उनकी बात हम कर रहे हैं। अब देखो जैसे जैसे वो क्या करते हैं, जितने भी समुद्री तैराक होते हैं, स्कूबा डाइवर्स का मतलब हिंदी में समुद्री तैराक होता है, तो जैसे ही वो नीचे पानी में जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं अपना, है ना। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है, ये नहीं है कि है ही नहीं, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा होती है, नाइट्रोजन कम होती है।
अब आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हो, तो उसमें ऑक्सीजन ही फिलअप नहीं होती, ऑक्सीजन के साथ में थोड़ी सी क्वांटिटी नाइट्रोजन की भी होती है। तो जैसे जैसे समुद्र में नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, वहां पर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो भी लिक्विड के साथ में क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लड फ्लूइड होता है उसके साथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। साथ साथ में ऑक्सीजन के साथ में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो जब नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर बढ़ने लगती है तो उसकी वजह से जो हमारी नर्व्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है, और वो डिजीज आपको याद रखनी है जिसको हम बोलते हैं बैंड्स। ठीक है, तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी भी हमारी बॉडी के अंदर गैसेस की हार्मफुल होती है। अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हो, उसमें खाली ऑक्सीजन लेकर जाते हो तो भी उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी बॉडी के अंदर, तो वो भी हार्मफुल होगी, टॉक्सिक हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक लिमिट अमाउंट में ही सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए चाहिए होती है। अगर उससे लिमिट से ज्यादा हो गई तो भी टॉक्सिक है, और लिमिट से कम हो गई तो भी टॉक्सिक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सेकंड टर्म आपको ये ध्यान रखनी है, हेनरी लो की सेकंड एप्लीकेशन, कि स्कूबा जो डाइवर्स होते हैं वो जब नीचे की साइड, समुद्र में नीचे की साइड जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ने लग जाती है, ऑक्सीजन की भी और नाइट्रोजन की भी, क्योंकि उन्होंने जो ऑक्सीजन सिलेंडर लिया हुआ है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन की क्वांटिटी भी होती है। तो जैसे ही वो इंक्रीज होगी, वो नाइट्रोजन जब ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है तो क्या होगा, वो नर्व्स को डैमेज करने लगती है, जिसकी वजह से डिजीज हो जाती है, और उसका नाम होता है बैंड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इसकी देखते हैं अभी क्या एप्लीकेशन आने वाली है। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तब क्या होगा, अभी आप लोअर गए, स्कूबा डाइवर्स में लोअर गए ना, अब हमें हाई पर जाना है। हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो होता क्या है, देखो बच्चों, जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, किसी हिल पर जा रहे हैं हम, तो वहां पर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है, अब आप ऊपर जा रहे हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो लेकर नहीं जाओगे, नहीं ना, आप इजीली एनवायरनमेंट से जो O2 है वही इनहेल करते हो। तो ऑक्सीजन इनहेल आप एनवायरनमेंट से कर रहे हो, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हम एनवायरनमेंट में ही देखेंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही हिल पर गए वहां पर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाते हो तो प्रेशर कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो एयर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, थोड़ी सी कम होती चली जाती है, और कम होगी तो O2 जो है आपको नहीं मिलेगी इनहेल करने के लिए, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। ठीक है, और सांस लेने में जब तकलीफ होती है तो उसमें भी डिजीज हो जाती है, और उस डिजीज का नेम क्या होता है, एनॉक्सिया। ठीक है, वो ध्यान रखनी है, डिजीज होती है एनॉक्सिया, जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है उसको। ठीक है, तो उसके लिए ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो देना पड़ता है हमें। क्लियर है, तो ये थे हेनरीज लॉ और उसकी एप्लीकेशन। बच्चों ये हो गया है पार्ट कंप्लीट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉरी गैसेस इन लिक्विड। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय बाय।